तो पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं एक गेस्ट को लेके आया हूं जो पीआईएसएम में मास्टर्स कर रही है। मेरे साथ अभिलाषा हैं और जो बहुत डिटेल से आपको बताने वाली हैं कि सीयूटी पीजी एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जेएमसी से बीए करा है और उसके बाद जेएनयू से अभी मास्टर्स कर रही हैं पीआईएसएम के कोर्स में। और सबसे जो अच्छी बात मैं बताता हूँ, जिस तरह से इन्होंने डिटेल्ड प्लान बनाया हुआ है आप सबको बताने के लिए, तो पूरा वीडियो देखिए अगर आपको सिलेक्ट होना है सीयूटी पीजी में। तो अभिलाषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, जब भी आपने इस चीज की तैयारी की शुरुआत करी तो कैसे करी? थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, लाइक जेएमसी में आई स्टार्टेड कि मतलब व्हाट नेक्स्ट नाउ। दो आई हैड अ प्लान, लेकिन फिर भी था कि अब क्या आगे का मतलब क्या होना चाहिए ये। देन आई हैड अ गैप ईयर आल्सो, सो मुझे लगा कि व्हाई शुड आई नॉट ट्राई फॉर द फर्दर एजुकेशन। देन वन ऑफ माय प्रोफेसर ही सजेस्टेड मी टू कम टू जेएनयू। तो थर्ड ईयर में तैयार करा, मतलब थर्ड ईयर से सोचा? यहाँ बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से सोचने लग जाते हैं कि जेएनयू जाना है। तो उसके पहले जेएनयू का क्या परसेप्शन था? मतलब जब आपने जेएनयू के बारे में पहले सुना हुआ था? सुना हुआ था, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था कि जेएनयू ही जाना है। था कि मतलब बैचलर करने के बाद कुछ मतलब जॉब के प्रति ऐसा था। कौन सा, यूपीएससी? हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं प्लान था। एज सडन थर्ड ईयर में आके लगा कि चलो ठीक है, आगे भी देना चाहिए। तो उस टाइम पे डिसाइड किया कि हाँ मतलब सीयूटी के लिए चलो जाके देख लेते हैं। जाके देखने में सिलेक्ट होके आ गई। कितने महीने लगे आपको ये तैयारी करने में? आई वुड से कि 3 to 4 months वुड बी इनफ। मतलब इसके लिए बहुत ऑन कैमरा आपको बोलना है 3 महीने में आपने सीयूटी पीजी एग्जाम निकाल दिया है। हाँ जी, मतलब सीयूटी पीजी है, पहले जो जेएनयू कंडक्ट कराती थी वो एक अलग था। मतलब उनका एक जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, और सीयूटी अब कॉमन हो गया है। सो यू नो द सिलेबस हैज आल्सो डिडक्टेड एंड एवरीथिंग, सो इट्स बिकम लाइक आई वुड से दैट 3 to 4 months वुड बी इनफ। जब सिलेबस कम हो गया तो कंपटीशन ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब सब लोगों के लिए, मतलब बहुत लोग होंगे जो कम पढ़ना चाहते होंगे, तो उनकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सिलेबस के बारे में आप जो आपने प्लान करा हुआ था उसके बारे में बताएं। उसके पहले आप अपनी जर्नी और मोटिवेशन के बारे में बता सकती हैं कि क्या मतलब जेएनयू आने के बाद आपको लगा कि वर्थ था कि नहीं था, जो आपने डिसाइड करा 3-4 महीने का मेहनत? हाँ, वर्थ इट तो था, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। अब मेरा मोटिवेशन था यहाँ पे आने का बेसिकली कि एक तो मतलब यू नो हमें पता है कि जेएनयू की एजुकेशन मतलब एकदम, और बहुत ऐसे चीजें थी जो मेरे को बहुत एकदम बूस्ट करती थी कि ओके दैट आई विल बी हियर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग एज वेल। लाइक कि मतलब मेरी ऐसी हॉबीज है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ जैसे मतलब बता सकती हैं, क्योंकि बाकी लोगों को मतलब रिलेट कर पाएंगे जो भी बच्चे देख रहे होंगे। क्योंकि वो लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, मतलब हारमोनियम आता है और तबला वगैरह ये सब। तो कुछ चीजें होती है कि आप घर में ऐसे रह के और पढ़ाई के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होके नहीं कर पाते हैं। देन और इस सीयूटी का जो जर्नी था वो स्टार्ट, जैसे मैंने बताया कि थर्ड ईयर में हो गया था कि हाँ अब देना है इसके लिए। एंड एक्चुअल प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई थी वहीं से कि हाँ क्या है। लेकिन होता है कि आपके पास एक लंबा है गैप। जैसे मेरा 23 की मैं ग्रेजुएट हूँ, तो एंड आई हैव सिलेक्टेड फॉर हियर इन 2024, सो आई हैड अ 1 year of gap. In this duration, I was preparing for something else, not particularly for this. Something else, UPSC ना? Yeah, civil services. So like not particularly focusing on the CUT because क्या था कि उसको मैंने एक बार glance कर लिया था उसके syllabus को, PYQs को, तो I was pretty confident कि okay, I'll be able to do that. लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, right? As I had my graduation in political science और economics program, तो एक कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एज था कि मेरा भी जो हिंदू से था बीए, वो भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के था। और उसका फायदा क्या होता है, आपके परसेंटेज थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं परसेंटेज थोड़े कम हो जाते हैं। exactly. तो अब मैं इस बात से शुरू करूंगा कि जब आपने शुरू करा ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल साइंस में सीयूटी पीजी देने के बारे में, कौन से स्टेप आपने अपनाए? मतलब ऑलरेडी आपकी तैयारी चल रही थी यूपीएससी की, कौन सी किताबें आप लेके आती हैं, कैसे प्लान करती हैं? और कोशिश करिए कि आप थोड़ा डिटेल से बताइए, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, उनके पास सिलेबस होता है, उनको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, अप्रोचेस कौन से होते हैं वो नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि आप अप्रोचेस उनको बता पाएं, क्योंकि 3 महीने में एग्जाम क्रैक करना कहने में आसान लगता है। जो क्रैक कर लेता है वो जब बोलता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पूरा का पूरा जर्नी आप सिलेबस के साथ बताएं तो बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। श्योर। एक शिफ्टिंग की बात करिए आपने कि कैसे आप सिविल से आप सीयूटी पीजी पे शिफ्ट हुए। एज सच मैंने कोई बुक कलेक्ट नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो मेजर प्रेप था उसका कोर था कि सिलेबस और पीवाईक्यू। फिर अगेन सिलेबस तो बहुत छोटा है,
लेकिन क्वेश्चंस उसके बाहर से भी आते हैं, हमें लगता है कि नहीं आता। मिसलिनियस सिलेबस भी है जो कि मैं डिटेल में बताऊंगी फर्दर। तो मेरा जो शिफ्टिंग था वो आई वुड से कि जैन हम लोग का पेपर जो था वो मार्च में था, तो मतलब वो दिसंबर के लमसम में शिफ्ट हो गया था। और एक प्लानिंग आपने बात करी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से कि फॉर द बिगिनर एज वेल, और जो शिफ्ट कर रहे हो जिनके पास गैप ईयर है, एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मान के चलिए आपके पास 3 मंथ ही है, सो हाउ वुड यू यूटिलाइज दैट 3 मंथ। अदरवाइज मतलब जैसे मुझे भी लगा था कि सिलेबस बहुत छोटा है, कर लेंगे, बट इफ यू प्लान नो देन 3 मंथ्स बहुत सारे कम हो जाते हैं कि आपको 3 मंथ में सिलेबस करना है, कोर करना है, क्वेश्चंस करने हैं, रिविजन करने हैं बहुत। फिर वो आप फिर एट द लास्ट आप फिर पैनिक नहीं करते हो जाएंगे कि क्या है नहीं है। एक लाइन है अब्राहम लिंकन की जो मैं बहुत यूज करता हूँ। उनकी लाइन ये है कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएं एक पेड़ काटने के लिए, तो पहले 3 घंटे जो मैं यूज करूंगा वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। और उस चीज पे मैं यकीन करता हूँ। मतलब अगर आप प्लान करते हैं ना, सिंपल आप लाइफ में एग्जांपल लें, आप कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आप कैसे प्लान करते हैं ना, प्लान नहीं करेंगे तो आपको जाना हिमालय, आप साउथ के ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। एग्जैक्टली तो वही है। तो अब और डिटेल से बताइए कि आगे आपने क्या करा। हाँ जी, तो फिर मेरे पास ये 3 से 4 मंथ थे, तो मैंने पहले प्लान किया कि मतलब व्हाट शुड माय फर्स्ट स्टेप। सो मैं स्टेप बाय जाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि प्लानिंग के इनिशियल मतलब फर्स्ट और 1.5 मंथ में सबसे पहले तो मैं सिलेबस वाइज ओनली आई विल स्टिक टू द सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब अपना कंसेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस मतलब मेरा हो गया था 6-7 महीने का गैप हो गया था, आई डिड नॉट इवन टच दैट। सो मेरा था कि एक बार कोर पे मतलब जाके देखे, इट विल सी द सिलेबस पैटर्न, देन उसके अकॉर्डिंग कोर को मैंने एक बार पढ़ लिया, मतलब रिसोर्सेज का जो है सिलेबस। शैल आई टेल यू द सिलेबस? हाँ, एक बार बता सकते हो, मतलब हम लोग डिटेल बना सकते हैं कि इन लोगों को लगे कि हाँ पूरा ही बता दिया है। ओके हाँ, तो सिलेबस में जैसे WPT है, तो WPT की देन IPT हो गया, IGP हो गया, तो ये सब के लिए आप जो रिसोर्सेज फॉलो करते हो, तो कोई भी रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे और जिससे आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें। हमें लगता है कि ठीक है फैक्ट आएंगे, और आए हैं मतलब 2024 वाले में मतलब जिसमें हम लोग का सिलेक्शन हुआ है उसमें ज्यादा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। इट डजंट मीन दैट द फर्दर द अपकमिंग एस्पायरेंट शुड ओनली प्रिपेयर फॉर द फैक्चुअल एंड ऑल दैट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फैक्ट पे भी तभी रिलाई होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट? तो वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही था कि 1.5 मंथ में मैं सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाऊं, देन अदर 1.5 मंथ आई वुड से कि आई वुड डिवोटेड फॉर द PYQs एंड लाइक टेस्ट सीरीज जो मैंने लगाए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के, तो मतलब उनके टेस्ट सीरीज। और एट द लास्ट थर्ड मेरा जो था मतलब जो मेरे पास 15 डेज बच गए थे, उसमें आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई ओनली डिड वाज कि PYQs का लगाया, मतलब जैसे 9 से हमारा एग्जाम होता है रियल एग्जामिनेशन, सो टाइमली मतलब 9 बजे मेरा स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटे में मतलब आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी। सो मैं मेरे बगल वाले को मैंने कहा कि जैसे ही 11 बजे आता है ना, मेरे से छीन लेना तुम, या फिर मेरा लैपटॉप बंद कर देना कि इट्स टाइम ओवर, ओके लाइक सो। एंड एक्चुअली आई डिड इट। तो मतलब वो काफी हेल्पफुल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आप ड्यू डेट पे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो ना। जो भी बातें अभिलाषा बताने की कोशिश कर रही हैं वो केवल स्ट्रेटेजिक पार्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बार जो मोटिवेशन होता है और जो करने का तरीका होता है वो मिस कर देते हैं। exactly. मतलब इतनी शिद्दत से किसी चीज को आप चाहते हैं कि आप पूरा प्लान करते हैं सारी चीजें, बहुत कम लोगों में ये डिसिप्लिन होता है कि वो इस तरह का प्लान कर पाए कि मैं 2 घंटे में पेपर दूंगी, उसी टाइम पे पेपर दूंगी, और ये हेल्प करता है। तो जब भी आप कोई बड़ा ड्रीम देखते हैं, और JNU एक बड़ा ड्रीम है, मतलब जो आ गए हैं उनको नहीं लगेगा, लेकिन बाहर वालों के लिए वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इतनी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी अभिलाषा को सुन रहे हैं उनको बस इतना तो डेडिकेशन चाहिए जो इन्होंने करा है। 3 महीने में ऐसे पेपर नहीं निकलता है। ये जो पेपर छीनने वाली कहानी है वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उससे निकलता है। तो सिलेबस वाइज अगर ब्रेक करें तो एक एक चीज का मतलब एक एक टॉपिक को आप कैसे बताएंगे कि कोई IPT से शुरू करते हैं कि IPT या जो भी आपने जैसे प्लान करा था, एक टॉपिक और फिर उसको पढ़ने का कौन सा रिसोर्स यूज करना है और कौन सा बेस्ट तरीका है, ताकि आपके पढ़ाए बच्चे बहुत ज्यादा JNU में आके भर जाएं आप। मेरा बहुत सिंपल सा एक अप्रोच था कि देखिए मेरा पेपर बेसिकली जो अगर आप मेरे से कोर पूछेंगे कि आपके प्रेप का कोर क्या था, आई वुड से PYQ एंड लाइक सिलेबस वाज द कोर ऑफ माय प्रेप। लाइक रिसोर्सेज आप किसी हद तक पढ़ेंगे, बट उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। आपको PYQ आप एनालाइज करेंगे कि हाँ मेरा कितना हुआ है। तो मैंने तो सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से है, देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन पॉलिटिकल थ्योरी। इनके लिए मतलब OP Gava इज अ गुड रिसोर्सेज, वन कैन प्रेफर दैट, बट आई वुड से आई डिड नॉट प्रेफर दोज वन। एज आई सेड कि मेरा
था मतलब बैचलर में, तो आई रेड ऑलरेडी। तो क्या होता है कि इसमें मतलब आपको ओपी गावा का पूरा नहीं पढ़ना है, मतलब सिलेक्टिवली रीडिंग करनी है। अगर अभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। ऑलरेडी है, लेकिन मतलब एक बिगिनर के लिए आई वुड से कि अगर कोई बिगिनर है उसको और कोई अपने मतलब कोर्स चेंज करके इसमें आना चाहता है, सो मतलब वन शुड प्रेफर द ओपी गावा फॉर दीज टू सेक्शंस। कमिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स लाइक एम लक्ष्मीकांत इज अ वेरी गुड रिसोर्सेज टू वन। लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, लेकिन अच्छा रिसोर्स, लेकिन बहुत डिटेल नहीं हो जाता। बहुत डिटेल हो जाता है, मतलब वही बोल रही हूँ ना कि उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सेलेक्टिवली जाना होता है। मतलब आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीजें हैं विच really does not come in examination of CUET, right? तो CUET के लिए आप सेलेक्टिवली जाइए, जो सिलेबस में बुलेट पॉइंट दे रखे हैं, रीड दोज वन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट PYQ विल हेल्प यू कि PYQ में क्या होता है कि सिलेबस में जैसे कि आई रिमेम्बर इन 2023 लोकपाल से क्वेश्चन आया था। लोकपाल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, इन द PYQ, और उसमें भी नहीं है। बट PYQ यहाँ पे आपको हेल्प करती है कि अच्छा मिसलिनियस जो है ना, जो मैंने बोला, और वो मतलब क्या जो एग्जामिनर है ना, वो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि जो सिलेबस में है, मतलब कनेक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए कि उसने अकाउंटेबिलिटी वर्ड दे दिया, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, लोकपाल अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है, तो उसके ऊपर बर्डन नहीं है। और आपको एज जो होता है ना, ये एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इतना कंपटीशन है कि आपके 2 क्वेश्चन इधर उधर हुए, गेम ओवर। तो आप एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके चलें। और मेरा ये है कि अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो वेपन है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप CUET PG में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद यही आपका अंतिम गोल है। मतलब उसके बाद भी तो UPSC होगा या कुछ करना चाहेंगे तो काम आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको पढ़ना चाहिए। वो टाइम है तो आप उसको पूरा पढ़ो, बिल्कुल। अगर टाइम नहीं है तो बी सिलेक्टिव। और फिर कौन सा सेक्शन बाकी है अभी? IR वाला? हाँ, IR के लिए अगेन IR में बहुत छोटा सेक्शन है। छोट मतलब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म, एंड देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बहुत IR का बहुत कम सेक्शन है आई वुड से। तो IR के लिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग देन आई आल्सो सॉ द लाइक इंटरव्यूज लाइक दैट। सो you know, like candidate has suggested that you should read the Belly Smith or Henry Haywood book in global politics, right? मुझे लगा, फिर I saw like it's a really bulky book and one cannot complete it holistically, right? तो यहाँ पे आपको बहुत मतलब मेजरली सिलेक्टिव होना पड़ता है IR। दूसरा है कि IR में ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो एक चैप्टर है जो थेरीज के बारे में है, वो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन गोल ये है कि IR के जो थिंकर्स हैं उनके जो बुक्स हैं, exactly. वो जितने भी IR के थिंकर्स हैं, रियलिज्म के, लिबरलिज्म के, उनका पढ़ सकते हैं। UPSC की कुछ नोट्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 चैप्टर तो आप पढ़ सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। बेलिस एंड स्मिथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अगर बाद में आपको IR में बहुत अच्छा काम करना है तो बहुत प्यारी किताब है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ऑक्सफोर्ड की भी एक किताब है, चलो उतना नहीं डिटेल से नहीं बताता हूँ एग्जाम क्रैक करने के लिए। लेकिन जब भी आपको 2 रास्ते मिले, एक वो रास्ता है जो बहुत आसान रास्ता है, एक वो रास्ता है जो टफ रास्ता है। अगर आपके पास वक्त है तो आपको टफ वाला लेना चाहिए। अगर जल्दी है तो आप बेली स्मिथ को प्रेफर कर सकते हैं, सच ए नाइस बुक। क्योंकि अभी क्या है कि आप नहीं जानते ना, अभी इन लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग अभी काफी फैक्चुअल दे रहे हैं तो अगली बार हमारा कुछ और मन कर रहा है, तो आप नहीं जान पाएंगे। मतलब सामने वाले जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल है, तो क्या बातें उन तक नहीं पहुंचती होंगी जो लोग फ्रेम करते हैं? तो बिल्कुल पहुंचता होगा। तो इस तरह से तो IR हो गया। और कोई सेक्शन बाकी है जो आपको लगता है कि जाना है? हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और एनालिसिस भी है एक। अगेन मतलब देखिए सिलेबस में तो बहुत छोटा है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने भी नोट्स ही प्रेफर किया था। यू शुड नॉट लाइक टाइम उतना नहीं देना। वो इनपुट आउटपुट बल्कि, और मतलब वो इनपुट आउटपुट के साथ आपको खेलना है कि आप अगर टाइम कितना दे रहे हैं, यूटिलिटी आ रही है उससे कि नहीं आ रही है। आपने अभी एक बात करी कि बहुत अच्छी थी कि अगर आपके पास टाइम है तभी आप जाएं, अदरवाइज टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ फैक्चुअल, इस बार क्या पता फैक्चुअल पूछा था हम लोग के टाइम पे, मे बी कंसेप्ट बेस्ड पूछ सकते हैं, लेंथी पेपर हो सकता है। वी शुड बी होलिस्टिकली कि कुछ भी आए कर देंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन में है तो आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो सकते। मतलब जिसको कॉन्सेप्चुअल भी आता है, फैक्चुअल भी आता है, ऐसा तो नहीं है कि जिसको कॉन्सेप्चुअल आता है उसे फैक्चुअल याद ही नहीं होगा। आपके पास दोनों हो सकते हैं। तो ये डिफेंस में मत लाना कि मुझे कॉन्सेप्चुअल आता है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रियलिज्म आप पढ़ते हैं, आपको क्लासिकल और नियो रियलिज्म के बीच में फर्क पता है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन आपको थिंकर्स के नाम पूछ दिया कि ये नियो रियलिस्ट है कि क्लासिकल है, अब ये फैक्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आता है तो आपको फैक्चुअल भी आएगा। तो ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत है। लेकिन ये जो लोग डिबेट क्रिएट करते हैं ना, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप JNU के लिए आ रहे हैं, मतलब मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि अगर आप बेस्ट जगह पे जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए इंडिया में तो इससे बेटर कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, IR के लिए भी इससे बेटर कोई प्लेस नहीं है, वो सारी चीजों के लिए वहां आप जाना चाहते हैं। जैसे इंटरनेशनल कोई क्रिकेटर खेलना चाहता है, अब वो बोलेगा कि मैं
जो है स्विंग वाले विकेट पे नहीं खेलूंगा या पेस वाली चीजें नहीं खेलूंगा, मतलब इतना चॉइस नहीं होगा। Exactly. और वो होना भी नहीं चाहिए। अगर आप बेस्ट बच्चों के साथ आके बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनती होना पड़ेगा। इसमें मैं काफी लोगों से बोलता हूँ कि अभी उस एज में है, यंग है आप लोग, तो इतना क्या डरना है कि कम ज्यादा हो जाएगा। Exactly. और कौन सा तरीका है जो आपने इस्तेमाल करा है 3 महीने में एग्जाम क्रैक करने के लिए? तरीका सबका मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग चीजें होती है ना। और मतलब यही है कि आपको कितना मतलब एक चीज और आता है यहाँ पे कि आप अब मान के चलो कि टेस्ट सीरीज आप रोल आता है इसका। एक बार आपका कोर कंप्लीट हो गया, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद द PYQs एंड ऑल दैट। अब आता है कि अपने आप को असेस करना है। एक चीज और है कि मैंने देखा था अपने प्रेप और भी किसी और एग्जामिनेशन के थ्रू कि हम टेस्ट सीरीज तो लगाते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना, इफ आई एम सिटिंग ऑन द टेबल और मैं 2 घंटे के लिए टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, इट विल टेक 2 more hour to analyze that paper, that okay where did I made mistake और क्या क्या चीज है जो मेरे को अब रेप्लिकेट नहीं करना है दोबारा, राइट। तो वो चीज था जो मेरा एक, मैं बोलूंगी कि और भी किसी का होगा, बट मेरे को बहुत एज दिया है इसने कि इफ आई एम डूइंग द 1 टेस्ट सीरीज तो मतलब उसका भी या फिर PYQ भी लगा रही हूँ तो एनालिसिस करना उसका बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको आप किस तरीके से उस पेपर को देख रहे हो, आपकी वीकनेस कहाँ पे, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरा था कि जो थिंकर वाला पोर्शन है वो सही जाता था, IR के सही जाते थे। CP में बहुत, CP मींस लाइक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें गलत हो जाते थे क्वेश्चंस और बहुत गलत होते थे। फिर आई रियलाइज्ड ओनली जब मैंने एनालाइज किया, अदरवाइज आई वुड नॉट, राइट। तो इसका यही आदत है कि आप किस तरीके से उस पेपर को देख रहे हो, क्योंकि मे बी वो सेक्शन मेरे लिए वीक है, आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है। और ये कंपैरेटिव मतलब ये नेचर ही ऐसा है पेपर का कि आपकी, जैसे आपने कहा, 1 नंबर भी इधर उधर हो गए, आप रेस से बाहर हैं, राइट। तो ये चीज हो जाता है। ये था बेसिकली सिलेबस और PYQ के थ्रू आप अपने को असेस करो। CP कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ज्यादातर लोगों के वीक होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि बाकी तो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बाकी को रिलेट कर पाते हैं, लिबर्टी पे बात हो रही है, इक्वलिटी पे बात हो रही है, कंपैरेटिव वाली चीजें हम लोग रिलेट बहुत कम कर पाते हैं। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि चलो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात हो रही है, हमें एग्जाम्पल ही नहीं मिलेंगे क्योंकि पढ़ाने वाली जो किताबें हैं वो भी नहीं पढ़ाती हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीरीज में, उसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर कास्ट के ऊपर डिबेट हो रहा है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, सिस्टम अप्रोच क्या है, तो थोड़ा सा उसमें थिंकर्स जो वर्ड हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। लेकिन अप्रोच जो है वो बहुत बेहतरीन अप्रोच है। एक सीनियर IAS भी हैं जिनकी 4th 5वीं रैंक थी, उन्होंने बहुत तरीका बताया था कि आप 10 पेपर लगाएं, उससे अच्छा है 3 पेपर लगाएं, लेकिन एनालाइज करें। मतलब पेपर लगाने का गोल क्या है, एनालाइज करना। एग्जैक्टली। पेपर लगाने का अगर गोल ये है कि आप लगा के रट्टा मार लेंगे तो ये भूल जाइए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में है कि आप वही सिलेबस वही सवाल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसका गोल है खुद को चेक करना। एग्जैक्ट। और उससे आप 1 पेजर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने एक पेपर में कुछ मिस्टेक करी, आप उसको एक प्रॉपर एक पेज पे लिख लें कि अच्छा ये मिस्टेक हुए। मतलब कभी क्या होता है, सिली मिस्टेक ही आपको ना, मतलब बहुत होता है, बहुत सिली मिस्टेक ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत डिफिकल्ट एक्ट है। मतलब ये बोलने में आसान है लेकिन ये बहुत ज्यादा करेज चाहिए होगा। अपनी कमियों को किसी पेज में लिखना कि कहाँ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब बाकी लोग के लिए नहीं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो ये लाइफ में भी आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी गलतियां हैं कि मान लो आपको लग रहा है कि आपका CP वीक है, आपने बनाया कि आपको CP स्ट्रांग करना है, और ये टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा तरीका है। आपके पास 2 घंटे हैं, आपका जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको कितना स्ट्रांग करना है, एग्जैक्टली, हाँ। जो वीक है उसको आप कवर करके एक ऊपर ला पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी। और कोई तरीका हो जो आप बताना चाहेंगे, या कोई मैसेज है जो इन बच्चों को देना चाहते हैं JNU के लेके या चीजों को लेके? मैसेज यही होगा कि आप सिलेबस पे स्टिक रहो। सिलेबस इन द सेंस कि अगर बुलेट पॉइंट में कुछ गिवन है तो उसके आप PYQ को देखो कि अच्छा PYQ में क्या कुछ पूछा तो नहीं गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी पढ़ लो। मतलब देखो यार, आप यहाँ पे आना चाहते हो, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। मतलब जो चीज क्या पता जो मैंने बताई इसमें भी कुछ आपको एड ऑन करना पड़ेगा कि ठीक है कि और क्या हम कर सकते हैं, और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल। तो मतलब सिलेबस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। PYQ को मतलब एकदम अपना हैंडी बना के रखो कि, और एक और है कि डी डेट से कैसे डील करना है। जब आपका उस दिन आप डी डेट पे रहेंगे, सो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो कि ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, विच वर्कड फॉर मी, सो आई वुड से कि आपके लिए भी वर्क करेगा। इसमें था कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहां पे मतलब आपके जब इंटरफेस पे क्वेश्चन आता है तो एक बार ग्लांस करो पेपर को, है ना, और फिर उसको भी फेज वाइज में बांट लो कि अच्छा फर्स्ट फेज में जो मैं 100% श्योर हूँ पहले उसको करूंगा, फिर ये मतलब ऐसे मैंने किया था। जो फिर ना ये क्या होता है कि आपको टेंशन रिलीव करने का काम करता है, फिर आप पैनिक नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। देखिए मेरा ये है कि
मैं इसीलिए चाहता हूं कि जो लोग, जिन लोगों ने अभी क्रैक करा है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है। यंग जनरेशन जो होती है चीजों को बड़ा इनोवेटिव तरीके से करती है, और अंत में पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ के आप करते हैं, हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उस दिन को प्लान करते हैं। और प्लानिंग होनी चाहिए, जब बिल्कुल आप होनी चाहिए। फर्स्ट डे प्लानिंग कर रहे हो उस दिन भी प्लानिंग होना चाहिए कि मैं डी डेट पे क्या परफॉर्म, अदरवाइज सब कुछ आपका फेल हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, वो ही है। और बहुत लोग क्या करते हैं, लेट पहुंचते हैं। मैंने बहुत लोग को देखा, नेट जारे पेपर में गया था, कुछ लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट लेट है। मेरा कहने का मतलब है, आपने अपनी जिंदगी के साल भर लगाए हैं, 6 महीने लगाए हैं, आप 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा नहीं रख सकते उस दिन के लिए। मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब आपका अगर सपना है कोई चीज, तो आप उसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। बाकी और क्या प्लान कर सकते हैं, जेएनयू की कुछ खास बातें बता दें आप आने के बाद, जो आपको लगा कि यार ये वर्थ था, मतलब ये मेहनत मेरा जो 3 महीने लगाए। अच्छा, जेएनयू की एक चीज अच्छी लगती है, मतलब जैसे अभी हम वॉक करके कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ का जो नेचर है ऑलवेज फैसिनेटेड मी अ लॉट, क्योंकि आप दिल्ली के बाहर जाएंगे आपको ऐसा नेचर हार्डली देखने को मिलता है, राइट। मतलब ये चीज, एंड आई लव वॉकिंग, तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो हम लोग जाते हैं वॉक पे, तो मतलब आपको एक प्रॉपर वो मिल जाता है। और सेकंड चीज बोलूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब ज्यादा पैशनेट है टुवर्ड्स कि हाँ कमिंग टू जेएनयू एंड ऑल दैट, सो उनको खुद का पता होगा कि हाँ व्हाट दे आर लाइकिंग। मुझे जैसे कि लाइब्रेरी फैसिनेट करती थी, ओके 24/7 यू कैन गो एनी टाइम एंड ऑल, तो वो चीज भी ज्यादा पहले, यहाँ आने से पहले मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। और अभी जो यहाँ पे है कि और भी कुछ नई नई चीज पता चले जो पहले नहीं पता था, जैसे कि मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको अगर बोलने का शौक है तो आप वो भी प्रेजेंट करते हो। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग पूरा स्पेक्ट्रम है। एग्जैक्टली, मतलब आपके इंटरेस्ट को, मतलब कहते हैं ना कि उसको बहुत फोकस किया जाएगा कि व्हाट यू वांट। बाहर जाएंगे तो आपको 1 2 3 पॉलिटिकल पार्टी मिलेंगी। हो सकता है कि आप कंप्लीटली किसी में फिट ना बैठे, लेकिन यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप खुद को सिचुएट कर सकते हैं। अगर नहीं भी ज्वाइन करनी तो आपके पास इनफ टाइम होता है बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने का। हॉस्टल का इंडिविजुअल एक खुद का पार्टी, मतलब आप खुद का इंडिपेंडेंट कुछ कर सकते हो, खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। एक और जो अच्छी बात मुझे लगती है, हॉस्टल वाली बात बताइए कि हॉस्टल यहाँ पे 24/7 जो ओपन रहते हैं और कितना घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो कि दिल्ली में और किसी भी दूसरे कैंपस में थोड़ा मुश्किल है। हाँ देखिए, मैं दिल्ली में भी रही हूँ तो मुझे पता है बाहर का भी। जैसे जेएनयू का क्या है कि ये हॉस्टल फैसिलिटीज है, बहुत 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 अच्छा है, जो कि डीयू में ऐसा मतलब कुछ कॉलेजेस में है पर्टिकुलरली नॉर्थ के, अदरवाइज साउथ में तो नहीं है। तो क्या होता है कि हॉस्टल की वजह से ना आपका बहुत सारा टाइम बचता है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, खाना है। इसके अलावा और एक्सेसरीज नहीं है कि आपको खाना बनाना है, ये करना है। अब बाहर रहते हो बहुत कुछ हो जाता है। और हॉस्टल रेंट भी सस्ता है। और रेंट भी सस्ता है, मतलब रेंट है क्या, रेंट ही नहीं है। रेंट नहीं है। रेंट कितना लगा होगा? 1400 रुपए 6 महीने का। हाँ, इनिशियली 1100 रुपए। हाँ, इनिशियली क्या पीएचडी वालों को थोड़ा ज्यादा होगा, 1400-1500 होगा, तो वही मैं काउंट करके बता दी। लेकिन यही है। मेस बिल कितना आता है आप लोग का लगभग? डिपेंड करते हैं हॉस्टल टू हॉस्टल। मेरा शिप्रा है तो मेरा मतलब 28-27 ऐसे आता है। हम लोग का जो आता है वो लगभग 3500 के आसपास आता है। लड़कों के हॉस्टल का थोड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन एवरेज 3000-3500 आप मान लें तो वही आपका खर्चा लगता है। ये चीजें, और एमसीएम भी मिलता होगा बहुत लोगों को। एमसीएम भी मिलता है, मतलब और भी है, स्कॉलरशिप है आपका, नेशनल स्कॉलरशिप है, वो सब भी मिलते हैं आपको। तो मतलब आप बहुत कम पैसे में यहाँ रह सकते हैं, और पैसे बहुत मिनिमल। और दूसरा है कि आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा। मतलब एक जो बाहर है कि जब आप दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपके काफी खर्चे होते हैं, आपको बाहर जाओगे कुछ खाने का मन करेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इजी चाय मिल जाती है, वो मिल जाती है। और यहाँ पे कोई वो हवाबाजी वाले जगह नहीं है। जैसे हम लोग कॉफी पी के आए, 20 रुपए की कॉफी है, वो भी अच्छी कॉफी है। मतलब बहुत लोग को पसंद नहीं आएगी जो लोग कहीं और पीते होंगे, लेकिन अच्छा प्लेस है यहाँ पे बैठने के लिए, रहने के लिए, और पढ़ने के लिए तो बेहतरीन है। बहुत बहुत। और मतलब गर्ल्स के लिए और भी, मतलब व्हेन आई वाज आउटसाइड तो बहुत सारे ऐसे र्यूमर होते हैं ना कि अच्छा गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है ये वो, लेकिन आप ऑनेस्ट, मतलब ट्रस्ट मी, वंस यू कम हियर देन यू रियलाइज कि मतलब हर एक चीज है। मतलब गर्ल्स के लिए आई वुड एम्फसाइज अ लॉट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आई वाज बीइंग टोल्ड कि हाँ वहां पे जाओगी ये होता है वो होता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, दैट्स मैटर। और एक है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कैंपस इसलिए भी बहुत बार खूबसूरत हो जाता है क्योंकि सबसे ब्रिलियंट लोग यही हैं। मतलब जो बच्चे हैं, और यहाँ पे जेंडर रेशियो भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। Exactly. मतलब लड़कियों की संख्या अच्छी है, जैसे आप लोग के कोर्स में होगा, मेरे कोर्सेज में भी है, अलग अलग कोर्सेज हैं। और दूसरा है कि आपके पास ये जो स्पेस है ना यहाँ ग्रो करने की, क्लासरूम में तो रहते ही है, क्लासरूम के बाहर भी अटेंडेंस लगती है कि नहीं लगती है?
डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। जैसे ड्यू वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत 75% अटेंडेंस है, वो सब सारी चीजें होती हैं, तो ड्यू वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो आखिरी मैसेज क्या आप देना चाहेंगे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके? आखिरी मैसेज मेरा होगा कि रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बी काम। लाइक इफ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन यू विल एक्सेल इट। और मतलब हार्ड वर्क मतलब सब्स्टिट्यूट मत ढूंढो कि ठीक है कहीं शॉर्ट्स में निकल जाए, मतलब ये मतलब आप अगर आप अपना कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो इनपुट आउटपुट के थ्रू जाओ और स्टिक टू द सिलेबस। पीवाईक्यू को अपना मतलब एक मतलब बेस्ट फ्रेंड मैं बोलूंगी कि मानो। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाते हो तो टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, विच विल हेल्प यू एट द डी डेट एज वेल। तो ये तो बातें हो गई अभिलाषा के साथ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मोटिवेशन है जो उन्होंने बताया है वो तो आपको मोटिवेशन लेना है, लेकिन एक खास बात नोटिस करना, अभिलाषा के साथ मैं पहली बार मिल रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, जो स्माइल है, जिस तरह से पैशन है जेएनयू में आने का, वो अगर आपके अंदर है तो आप बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप फिर रात में सुबह उठते हैं तब आपको जेएनयू दिखता है। अगर आप इतने पैशनेट हैं जेएनयू को लेके, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आईआर के बारे में अभी मैंने कम बताया है, अभिलाषा के साथ एक टूर करेंगे इनके पूरा का पूरा आईआर वाला डिपार्टमेंट, फिर आपको वहां पे हम लोग काफी चीजें दिखाने वाले हैं। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं डाइवर्स लोगों से मिला पाऊं और ये दिखा पाऊं कि ये लोग नॉर्मल लोग हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हैं कि भाई हमें वो मिल गया है, हमने प्लान करा है, आपने मेहनत करी है, 3 महीने 4 महीने प्लान करा है, तब आप ये डिजर्व करते हैं। तो आप सबके अंदर वो काबिलियत है, प्लान करो, मेहनत करो और सपने देखो। जब आप सपने देखते हैं तभी पूरे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे बने